नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के YouTube चैनल पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम भारत में यूरोपियन शक्तियों का जो आगमन था उस पर बात करेंगे। तो यूरोपियन राष्ट्रों का भारत में आने का क्या कारण था? क्या 15वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय राष्ट्रों के भारत के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे? इसी से प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 15वीं शताब्दी से पहले भी भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक राजनीतिक संबंध रहे थे। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्लिनी जैसे इतिहासकार भी यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक संबंध था उसके अंतर्गत हम 3 मार्गों की चर्चा करेंगे जिससे यूरोप और भारत में व्यापार होता था। तो जो पहला मार्ग था साथियों, वह था भारत से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान होते हुए ऑक्सस नदी, कौन सी नदी? ऑक्सस नदी, ये मार्ग, ठीक है। कौन सी नदी से? ऑक्सस नदी से होते हुए कैस्पियन सागर तथा कैस्पियन सागर से आगे काला सागर होता हुआ यूरोप तक जाता था, ठीक है। जिस प्राचीन ग्रंथों में जिस व्यापारिक मार्ग का उल्लेख किया गया है तो प्रथम मार्ग कौन सा बताया गया है? भारत होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ऑक्सस नदी से कैस्पियन सागर और काला सागर होता हुआ यूरोप तक जाता था। दूसरे व्यापारिक मार्ग के रूप में भारत से फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी से ईरान, इराक होते हुए यह मार्ग भूमध्य सागर से होकर यूरोप तक जाता था, ठीक है। कहाँ से? फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी से ईरान, इराक होते हुए भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से यूरोप तक जाता था, ठीक है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? यूरोप। भारत से यहाँ पे आ गए, ठीक है। और जो तीसरा मार्ग था वह क्या था? लाल सागर, ठीक है। अफ्रीका और सीरिया के बीच में जो भाग आता है वो लाल सागर, ये लाल सागर वाला भूभाग है। और यहाँ से भूमध्य सागर, ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागर होता हुआ यूरोप तक जाता था, ठीक है। तो 3 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख हमें मिलता है। पहला, भारत से शुरू होकर अफगानिस्तान, ऑक्सस नदी से कैस्पियन सागर और काला सागर होता हुआ कहाँ जाता था? यूरोप तक, ठीक है। दूसरा जो मार्ग था वो भारत से शुरू होकर फारस की खाड़ी, ठीक है, ये गुजरात वाले भूभाग से होकर इधर से आकर यहाँ फारस की खाड़ी से होते हुए ईरान, इराक से होते हुए भूमध्य सागर तक जाता था और भूमध्य सागर से यूरोप में प्रवेश करता था, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप है। कौन सा? ये वाला भूभाग है ना, ये, ठीक है। ये क्या है? भूमध्य सागर, ठीक है। और ये यूरोप, तुर्की, रोम, ठीक है। फिर तीसरा मार्ग था जो लाल सागर यहाँ से हम देखते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र है? लाल सागर, ठीक है। लाल सागर से होता हुआ भूमध्य सागर, लाल सागर से भूमध्य सागर में प्रवेश किया और वापस कहाँ पे? यूरोप पर। तो इन 3 व्यापारिक मार्गों का प्राचीन जो हमारे इतिहास के ग्रंथ है उनमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जब इन व्यापारिक मार्गों से व्यापार होता था तो ऐसी क्या वजह थी कि हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा की गई, ठीक है। क्या भारत इससे पहले कहीं खो गया था या मिलता नहीं था? क्या वजह थी? इसके पीछे वजह ये थी कि वास्को डी गामा ने एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की थी, ठीक है। यूरोप भारत के बारे में प्राचीन काल से जानता था, ठीक है, लेकिन एक नवीन मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की, जो समुद्री मार्ग था और बड़ा सरल था, पहले के मार्गों की तुलना में सरल था, इसलिए, ठीक है। अब इस व्यापारिक मार्ग के खोजने का कारण क्या था? ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई कि व्यापारिक मार्ग खोजना पड़ा? तो आपने जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो पढ़ा होगा 1453 की एक महत्वपूर्ण घटना। क्या? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ठीक है। ये कुस्तुनतुनिया क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि रोमन, ये यूरोप में रोम था, इटली था, जो रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और इस पर 1453 में, कब? 1453 में किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो भूभाग है ना, कौन सा? ये वाला यूरोप का ये वाला भूभाग, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये भूमध्य सागर और ये यूरोप, ये वाला यूरोप और यहाँ पे रोमन साम्राज्य, ठीक है। तो इस वाले भूभाग पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। परिणाम स्वरूप ये तीनों मार्ग बाधित हो गए। तुर्क अब व्यापार में बाधा डालने लगे, इसी के कारण और यूरोपियन जो देश थे उन्हें नवीन मार्गों की खोज के लिए निकलना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया साथियों। अब हम बात करते हैं किस प्रकार और किस राष्ट्र ने सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान
दिया। और भारत में इन यूरोपीय राष्ट्रों के आने का क्रम क्या रहा। ठीक है, तो मैं आपको ये एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम जो यूरोप से भारत आते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या था, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन वाला यूरोप में जो दक्षिणी भाग आता है, यहाँ पे क्या था, पुर्तगाल था। और पुर्तगाल के एक शासक होते थे जिनका नाम क्या था, हेनरी। ठीक है, डॉन हेनरी। ये हेनरी थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो नाविक थे उनको प्रोत्साहन देना शुरू किया, उनको आर्थिक सहायता देना शुरू की कि आप नवीन मार्गों की खोज करें। ठीक है, इसी के अंतर्गत सबसे पहले पुर्तगाल से एक नाविक चले जिनका क्या नाम था, बार्थोलोमा डियाज। ठीक है, बार्थोलोमा डियाज, क्या नाम था, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, ये बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ से चले, पुर्तगाल से चले, और पुर्तगाल से चलते चलते कहाँ से आए, अफ्रीका के ये पश्चिमी तट पर चलते 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 कहाँ पे आ गए, अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु तक, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु तक आ गए। जब ये अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचे तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि मौसम पूरी तरह से बदला हुआ था, तूफान आया हुआ था। आंधी तूफान के इस माहौल को देखते हुए और इन्होंने यहाँ से वापस लौटने का निर्णय लिया। ठीक है, और ये वापस कहाँ चले गए, पुर्तगाल चले गए। और चूंकि जब ये यहाँ पे आए तब यहाँ का वातावरण बड़ा ही अशांत था, इसलिए इन्होंने इस अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु का क्या नाम दिया, कैप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, क्या नाम दिया, कैप ऑफ स्टॉर्म, मतलब तूफान का अंतरीप। ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पर तूफान आते रहते हैं, तो क्या नाम दिया था, कैप ऑफ स्टॉर्म। किसने दिया था, बार्थोलोमो डियाज ने। ये 1487 में यहाँ पर आए थे। ठीक है, अब डियाज असफल रहे, ये भारत के लिए नया व्यापारिक मार्ग नहीं खोज सके। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद में एक अन्य नाविक आए। ठीक है, उनका नाम क्या था, कोलंबस। ठीक है, 1492। आपने पढ़ा होगा कोलंबस किसकी खोज के लिए निकले थे, भारत की खोज के लिए निकले थे। ठीक है, कोलंबस भी जो बार्थोलोमो डियाज ने जो नक्शा बनाया और वहाँ पर पुर्तगाल में जो वापस दिया, उसी नक्शे के आधार पर चले थे। और वे भी यहाँ से चलते हुए, स्पेन से चलते हुए कहाँ तक आए, यहाँ तक आए। लेकिन यहाँ आने के बाद वे भारत की तरफ जाने की बजाय दिशा भ्रम के चलते वे यहाँ से कहाँ चले गए, अमेरिका। ठीक है, इसलिए कोलंबस 1492 में कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए। उन्होंने अमेरिकी तटों पे जिन लोगों को देखा, उनको उनके लाल रंग की वजह से क्या नाम दिया गया, रेड इंडियंस। ठीक है, उन्हें इसी वजह से क्या कहा गया, रेड इंडियंस, क्योंकि वो भारत इंडिया की खोज में निकले थे और पहुँच कहाँ गए थे, अमेरिका। ठीक है, तो 1492 में कोलंबस के द्वारा किसकी खोज की गई, अमेरिका की। ठीक है, अब कोलंबस के बाद में एक अन्य व्यक्ति चले जिनका क्या नाम था, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा, और कहाँ से चले, यहीं से चले। ठीक है, इसी मार्ग से चले। बार्थोलोमो डियाज ने जो नक्शा बनाया उसी के आधार पर चलते चलते कहाँ आ गए, इस स्थान पर। कौन से स्थान पर, जिस स्थान को डियाज क्या नाम देता है, कैप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ का जो वातावरण था बड़ा ही शांत था। ठीक है, बड़ा ही शांत वातावरण था। और इस वातावरण को देखते हुए इन्होंने इस स्थान का नाम कैप ऑफ स्टॉर्म के स्थान पर क्या कर दिया, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कैप ऑफ स्टॉर्म के स्थान पर क्या नाम कर दिया, कैप ऑफ गुड होप, मतलब आशा अंतरीप। ठीक है, इस स्थल का क्या नाम कर दिया था, आशा अंतरीप। अब इनके समक्ष भी वो स्थिति आई कि यहाँ तक तो आ गए भाई, अब इस जगह से आगे कहाँ जाएं। ठीक है, वे अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु था, वहाँ तक तो डियाज भी आया था, कोलंबस भी आया था और वास्को डिगामा भी आए थे। ठीक है, इन्हें यहाँ पर एक व्यक्ति मिला, किसको, वास्को डिगामा को एक व्यक्ति मिला जिसका क्या नाम था, अब्दुल
मनीद। क्या नाम था? अब्दुल मनीद। ये अब्दुल मनीद के लिए कहा जाता है कि ये मूलतः गुजरात का रहने वाला था, और जब ये वास्को डी गामा से मिला तो वास्को डी गामा ने इससे भाई इनके बीच कोई बातचीत हुई, जिसके माध्यम से वास्को डी गामा को अब्दुल मनीद ने बताया कि भारत जाने का रास्ता यहाँ से है। ठीक है, परिणाम स्वरूप अब्दुल मनीद को साथ लेकर वास्को डी गामा चल पड़े किस तरफ? भारत की तरफ। ठीक है, ये यहाँ से होते हुए और कहाँ पहुँच गए? भारत पहुँच गए। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा किस गुजराती नाविक के साथ या किस भारतीय नाविक या भारतीय व्यक्ति की सहायता से भारत पहुँचे थे, तो वो कौन था? अब्दुल मनीद। ठीक है, अब्दुल मनीद की सहायता से 14 मई कब? 17 मई 1498। ठीक है, एक गुजराती व्यक्ति अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कहाँ पहुँचते हैं? कालीकट। ठीक है, कहाँ पहुँचते हैं? कालीकट। कालीकट ये वाला स्थान है साथियों, ठीक है, जो केरल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ आता है? केरल। कालीकट पहुँचते हैं और यहाँ पर जो शासक था जिसको क्या कहा जाता था? जमोरिन। ठीक है, कालीकट के शासक को क्या कहा जाता था? जमोरिन। जमोरिन के द्वारा अरब व्यापारियों के विरोध करने के बावजूद किसका स्वागत किया गया? वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। किसका स्वागत किया गया? वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ पहुँच गए? कालीकट पहुँच गए। कुछ समय यहाँ पर रुके। ठीक है, लगभग 2-3 महीने यहाँ पर रुके और इन्होंने यहाँ से जो मसाले वगैरह एकत्रित कर वापस कहाँ लौटने का निर्णय लिया? यूरोप। तो यहीं से होते हुए वापस कहाँ पहुँचे? पुर्तगाल, यूरोप पहुँचे। ठीक है, और इनके लिए कहा जाता है कि इनकी यात्रा पर जो संपूर्ण खर्च आया, ठीक है, उस संपूर्ण खर्च के 60 गुना आय उन्हें इस मसाले वगैरह को, भारतीय सामग्री को बेचने से प्राप्त हुई। ठीक है, कितने गुना? 60 गुना आय प्राप्त हुई। मतलब अगर खर्च कितना आया? 1 लाख रुपए, तो इन्होंने कितनी इनकम प्राप्त की? 60 लाख रुपए प्राप्त की। ठीक है, जिसके चलते यूरोप के अन्य लोगों में भी भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा प्रबल होती चली गई। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया भी किस प्रकार से आए और प्रारंभ किसने किया। तो प्रारंभ पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के माध्यम से किस प्रकार बार्थोलोमे डियाज आए, फिर कोलंबस और फिर वास्को डी गामा के द्वारा भारत का मार्ग खोज लिया गया। वास्को डी गामा ने इस कैप ऑफ स्टॉर्म को क्या नाम दिया था? कैप ऑफ गुड होप, मतलब आशा अंतरिप। किसकी सहायता से आए थे? अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती व्यक्ति की सहायता से आए थे। और कब पहुंचे थे? 17 मई 1498 को कालीकट में पहुंचे थे, जहां के राजा को क्या कहा जाता था? जमोरिन। और जमोरिन ने अरब व्यापारियों के विरोध करने के बावजूद भी इनका स्वागत किया था। ठीक है, अब अरब व्यापारियों ने विरोध क्यों किया होगा? ठीक है, अरब व्यापारियों ने विरोध क्यों किया होगा? क्योंकि एक नई व्यापारिक शक्ति व्यापार करने के लिए जब आ रही है तो निश्चित रूप से उनका नुकसान था। इसी कारण अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। वजह क्या थी कि भारत से जो व्यापार होता था, एक तो यूरोपियंस के माध्यम से होता था, ठीक है, दूसरा अरबों के माध्यम से होता था। तो अगर यूरोपियन यहाँ पे हावी होते तो किसका नुकसान था? अरब व्यापारियों का। इसी कारण उन्होंने प्रारंभ में इनका विरोध किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपियन शक्ति भारत आई। तो भारत आने वाली शक्तियों का, यूरोपीय देशों का जो क्रम है वो इस प्रकार है साथियों। ठीक है, जो पहली यूरोपियन शक्ति थी वह कौन था? पुर्तगाल। ठीक है, सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपियन शक्ति कौन थी? पुर्तगाल, 17 मई 1498। ठीक है, पुर्तगाल के बाद में दूसरे डच, तीसरे अंग्रेज, चौथे डेनिश, पांचवें फ्रांसीसी, छठे स्वीडन के स्वीडिश। ठीक है, स्वीडन आई।
ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडन से स्वीडिश। ठीक है, तो ये क्रम रहा। इनमें से 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला पुर्तगाल, दूसरा अंग्रेज और तीसरा फ्रांसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? पुर्तगालियों की। ठीक है, ये भारत आने का, आगमन का क्रम है किनका? यूरोपियन जो राष्ट्र थे उनका भारत आने का क्रम है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाली यूरोपीय राष्ट्रों को क्रमानुसार बताइए या लिखिए। तो सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुर्तगालियों की बात करते हैं। पुर्तगाली कब आए? 1498 में। मैंने अभी सारा बताया था आपको कि सबसे पहले 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बाद जो फ्रांसीसी भारत आया वह था जो पुर्तगाली भारत आया उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, वास्को डी गामा आया था, एक व्यापारिक के रूप में आया था। लेकिन जब फ्रांसिस डी अल्मेडा आया, यह पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया। और वास्को डी गामा के आने के बाद में यहाँ पर जो पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित हुई थी उनका गवर्नर बना के भेजा गया किसको? फ्रांसिस डी अल्मेडा को। और इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। क्या थी? नीले पानी की नीति। इसके अंतर्गत इसने क्या व्यवस्था डेवलप की? इसने समुद्र पर अपना अधिकार, अपनी सत्ता कायम रखने का प्रयास किया, जिसके तहत इन्होंने एक शक्तिशाली जो नौसेना थी उसका विकास किया, जिसे आर्मेडा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण गवर्नर आया उसका क्या नाम था? अल्बुर्क। ठीक है, अल्बुर्क जब भारत आया गवर्नर बनकर, तो इसने भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसका लाभ उठाते हुए कृष्णदेवराय, ठीक है, विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय, उनके सहयोग से गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा किसके पास था? बीजापुर के शासक आदिल शाह के पास। और कृष्णदेवराय की सहायता से गोवा पर अधिकार कर लिया किसने? अल्बुर्क ने। ठीक है, इसके उपरांत आने वाले समय में गोवा ही क्या बना? पुर्तगालियों की राजधानी बन गया। ठीक है, पुर्तगालियों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत आने वाली प्रथम यूरोपियन शक्ति कौन थे? पुर्तगाल। और भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपियन शक्ति भी कौन थी? पुर्तगाली थे। ये गोवा से 1961 में अंतिम रूप से जाने वाली यूरोपियन शक्ति थे। ठीक है, अंतिम रूप से जाने वाली यूरोपियन शक्ति थी कौन? पुर्तगाल। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो कौन थी? पुर्तगाल। और अंतिम रूप से भारत से जाने वाली यूरोपियन शक्ति कौन थी? अगर ये पूछा जाए तो भी कौन होगा? पुर्तगाली होगा। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगाली सबसे अंतिम रूप से भारत से गए थे। तो कहाँ से गए थे? गोवा से गए थे। ठीक है, पुर्तगाली जब अंग्रेज आए उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजों के समक्ष नहीं टिक पाए। 1488 में अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा उनके जहाजी जो बेड़ा था आर्मेडा, उसको यूरोप में पराजित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी ये इनका सामना नहीं कर पाए। और इसी का परिणाम था कि ये गोवा और कुछ अन्य क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गए। ठीक है, अब पुर्तगाल कंप्लीट हो गया। पुर्तगाल के बाद में जो अगली महत्वपूर्ण यूरोपियन शक्ति थी वह कौन थी? अंग्रेज। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेजों की। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, रानी एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ ने इन्होंने
इनको स्वीकृति दी थी और इनके द्वारा सन 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 15 वर्ष के लिए भारत व चीन से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया था? व्यापार करने का। ठीक है, ये अंग्रेज यहाँ पे यूरोपियंस जो भारत आए थे, ये यहाँ पे सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, इन्हें सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं भेजा गया था, इन्हें तो यहाँ पर भारतीयों के साथ व्यापार करने के लिए भेजा गया। हालांकि इन्होंने आने वाले समय में अपने उद्देश्य इनका परिवर्तित हो गए और इन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया और व्यापारिक शक्ति के स्थान पर ये राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए। ठीक है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक एक व्यक्ति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया। किसके दरबार में भेजा गया? जहांगीर के दरबार में भेजा गया। ठीक है, यह व्यक्ति सूरत में जहांगीर से मिला और इसने फारसी में जहांगीर से बात की और जहांगीर के सामने यह विनती की कि उन्हें यहाँ पर व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, उन्हें फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी जाए। लेकिन जहांगीर ने इनको, कैप्टन हॉकिंस को खूब मान सम्मान दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया। ठीक है, इन्हें किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, दूसरी बार 1613 में कैप्टन बेस्ट आए। इनके समय सूरत में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी गई। कब करी गई? 1613 में। लेकिन अभी तक जहांगीर के द्वारा इसकी अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये एक अस्थायी कोठी के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1615 में टॉमस रो नामक एक व्यक्ति पुनः भेजे गए। किससे वार्ता करने के लिए? जहांगीर से वार्ता करने के लिए। लेकिन इस बार ये कंपनी प्रतिनिधि होने के बजाय ब्रिटिश जो राजा थे जेम्स, उनके प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से आके मिले और इनका जो जहांगीर से मिलने का स्थान था वह कौन सा था? अजमेर। ठीक है, हमारे राजस्थान के अजमेर में मैगजीन दुर्ग है, उस दुर्ग में टॉमस रो की वार्ता किससे हुई? जहांगीर के साथ हुई। और टॉमस रो वो व्यक्ति थे जिन्हें जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई, जिनके चलते आने वाले समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर प्रारंभ में एक व्यापारिक शक्ति के रूप में तथा बाद में एक सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, अब अंग्रेज भारत में आ गए, ब्रिटिश भारत में आ गए, तो अगली शक्ति कौन थी? फ्रांसीसी। ठीक है, अगली शक्ति कौन थी? फ्रांसीसी भी क्योंकि अंग्रेजों के साथ यूरोप में संघर्षरत थे, इसलिए उनका ध्यान भी अब किधर आया? भारत की तरफ। और उन्होंने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1668 में सूरत में ही स्थापित की। ठीक है, जहां पर किसने? अंग्रेजों ने स्थापित की थी ना, वहीं पर किसने कर ली? फ्रांसीसियों ने। ठीक है, और आने वाले समय में इन दोनों महाशक्तियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध भारत की भूमि पर लड़े गए। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने? 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जो किस किस के बीच लड़े गए थे? अंग्रेज मतलब ब्रिटिश व फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी, लेकिन अंतिम रूप से इसमें कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और 1560 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित हो गए और उसके उपरांत फ्रांसीसी यहाँ केवल एक व्यापारिक कंपनी के रूप में बचे। उनके राजनीतिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो ये प्रारंभिक उनके जो आपसी संघर्ष थे उस पर बात की हमने। अब
इसी को आगे बढ़ाते हुए अब अंग्रेज स्थापित हो गए हैं धीरे धीरे, फ्रेंच भी हट गए, पुर्तगाली भी हट गए, डच, डेनिश, स्वीडिश, इनका कोई महत्व इतना था भी नहीं। डचों ने भी, बेदरा का युद्ध हुआ था डचों व अंग्रेजों के बीच में 1559 में, उसमें डच पराजित हो गए और उस पराजय के उपरांत वे इंडोनेशिया तक सीमित रह गए। भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य या अपने जो व्यापारिक हित थे उनका त्याग कर दिया। ठीक है, तो अब आने वाले समय में अंग्रेजों का जो संघर्ष होना है वो किसके साथ होना है? भारतीय शक्तियों के साथ। तो अब हमने यूरोपियन शक्तियों के बीच जो आपसी संघर्ष था उस पे बात की, और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों का जो भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष हुआ उस पे बात करेंगे। ठीक है, इसे हटाने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का जो शासक था वह मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर। ठीक है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी भेजती है जहांगीर से वार्तालाप करने के लिए, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह वार्ता बेनतीजा निकलती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी लाभ ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त नहीं हो पाता है। 1613 में कैप्टन बेस्ट के द्वारा जो वार्तालाप किया गया उसके आधार पर सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और 1615 में टॉमस रो जब अजमेर आते हैं तो इनके द्वारा जहांगीर से मैगजीन दुर्ग में वार्तालाप की गई और यहाँ पर इन्हें व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, 1668 में फ्रांस के द्वारा भी अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में प्रारंभ की जाती है। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें से प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे, लेकिन दूसरे व तीसरे में अंग्रेजों की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1560 में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है, वांडीवास के इस निर्णायक युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हो गई। इसी के साथ उनकी राजनीतिक शक्ति के रूप में जो स्थापना हो रही थी उसका अंत हो गया और वह केवल व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में मौजूद रहे। अब भारत में राजनीतिक एवं व्यापारिक शक्ति के रूप में एकमात्र यूरोपियन शक्ति कोई थी, तो वो कौन थे? ब्रिटिश, अंग्रेज। ठीक है, और इन अंग्रेजों का संघर्ष आने वाले समय में किसके साथ हुआ? भारतीय शक्तियों के साथ। ठीक है।